हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन बेटे। बेटे आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेटे हमारा टॉपिक क्या था? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का रिजोल्यूशन। बेटे वेक्टर्स का रिजोल्यूशन क्या होता है? वेक्टर्स का रिजोल्यूशन होता है द स्प्लिटिंग अप ऑफ ए वेक्टर into two components, splitting up of a vector into two components। ठीक है, एक वेक्टर को हमने कितने पार्ट्स में स्प्लिट किया है बेटे? दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है। ठीक है, एंड दीज कंपोनेंट्स आर नोन एज, एंड दीज components are known as, इन components को हम क्या कहेंगे? rectangular components। These components are known as rectangular components of a vector। These are known as rectangular components of a vector। ठीक है बेटे, देखो क्या होता है, हमारे पास एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। ठीक है, इस ए वेक्टर को हमने क्या करना है? रिजोल्व करना है। फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या करना है? इसको रिजोल्व करना है, इसके पार्ट बनाने हैं। वन पार्ट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस और अदर पार्ट टुवर्ड्स वाई एक्सिस। एक पार्ट किधर बनाएंगे? एक्स एक्सिस की तरफ, और दूसरा किधर बनाएंगे? वाई एक्सिस की तरफ। सपोज यहाँ पर बेटे कितना एंगल दे रखा है? थीटा एंगल दे रखा है। कितना एंगल है? थीटा। तो ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते एक्स एक्सिस के ऊपर? ठीक है, ये हमने कैलकुलेट, ये क्या हो जाएगा भाई? एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, तो इस ए वेक्टर का इफेक्ट एक्स की तरफ कितना होगा और वाई की तरफ कितना होगा? बेटे इसको ऐसे समझो, मैं इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगा रहा था और मैंने ये फोर्स सीधा लगाया एक्स एक्सिस में। ठीक है, फोर्स की केवल एक डायरेक्शन थी, एक्स एक्सिस में। क्लियर हुआ? अब दूसरी कंडीशन समझो, मैंने इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगाया और वाई एक्सिस में जा रहा है। क्लियर? अब सपोज मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। मैं इसको एक्स में भी लेके जा रहा हूँ और वाई में भी लेके जा रहा हूँ। ध्यान से समझना बेटे, ये इधर जा रहा है एक्स में और हाइट में जा रहा है, तो वाई में जा रहा है, तो ये ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर फोर्स एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है? यहाँ तो फोर्स एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है। तो ये जो हमारा वेक्टर ए है, ये एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है। तो एक्स एक्सिस में कितना वेक्टर है ये हमें कैलकुलेट करना है, और वाई एक्सिस में कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक्स एक्सिस में मान लेते हैं हम, ये इधर कितना है? वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। ये बेस है, बेस और हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज गिवन है ए वेक्टर। बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशनशिप कौन बनाएगा बेटे? बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशनशिप बनाएगा साइन कोस। कोस बनाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमने निकालना, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? ये दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू ए कोस थीटा। तो हमारा जो एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट है वो कौन सा होगा? ए कोस थीटा। एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा भाई? ए कोस थीटा। ठीक है बेटे, फिर इसके बाद वाई एक्सिस की तरफ कैलकुलेट करना है हमें। ये वाई एक्सिस है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज
गिवन बाय साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना a साइन थीटा। तो हमारे पास जो y एक्सिस की तरफ कंपोनेंट आएगा, y एक्सिस की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा a साइन थीटा। मींस ये मैग्नीट्यूड निकाला है हमने, x एक्सिस का मैग्नीट्यूड कितना है, टोटल वेक्टर हमारा a था, उसका मैग्नीट्यूड x एक्सिस की तरफ कितना है a cos थीटा, और उसका मैग्नीट्यूड y एक्सिस की तरफ कितना है a sin थीटा। तो बेटे ये बताया था कि इस वेक्टर को हम उठाकर इधर रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इतनी ही लेंथ का इस वेक्टर को हमने यहाँ से उठाकर यहाँ रखा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा a y को, और ये कितना हो जाएगा a sin थीटा हो जाएगा। a y को ये रिप्रेजेंट करेगा और कितना हो जाएगा ये a sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन कल हमने किया था इसका यूनिट वेक्टर बनाना क्या होता है, तो फिर से समझो बेटे एक बार। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई थी कि हमें समझ में नहीं आया रिजोल्यूशन, आज समझ में आया बेटे। रिजोल्यूशन क्या होता है, एक वेक्टर को स्प्लिट करना है हमने कितने कंपोनेंट में, दो कंपोनेंट में, और देयर कंपोनेंट्स आर टेकन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये कंपोनेंट्स कौन से होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, ओके, मैं इसको रिमूव करता हूँ बेटे, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, ये डायग्राम हमने रखा, हमने क्या निकालना है, ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड विल गिव यूनिट वेक्टर। हमने पढ़ा था वेक्टर क्या है हमारा, वेक्टर हमारा हो सकता है, देखो ax और ay ये दोनों इसी से मिलकर बने हैं, तो ये क्या है, ये वेक्टर r, इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ या नहीं हुआ। हमने किस में पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा था कि अगर पैरेललोग्राम लॉ यही तो है, अगर ये साइड एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो ये क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा, टेकन फ्रॉम द सेम पॉइंट से लिया गया है, तो ये रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो ए वेक्टर का दो ax प्लस ay डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ax कितना आया हमारे पास, ax आया भाई a cos थीटा, a cos थीटा, y कितना आया a sin थीटा। बट बेटे ये तो मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये तो क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। हमें क्या बतानी है, डायरेक्शन वो लगाएंगे तब जाकर वेक्टर बनेगा। तो यहाँ पर x एक्सिस को हम क्या मान लेते हैं कि जहाँ भी आपको आई कैप दिखाई दे ना, जहाँ भी आपको आई कैप दिखाई दे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ भी आपको j दिखाई देगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, y एक्सिस को, और k दिखाई देगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, k एक्सिस को, z एक्सिस को, सॉरी k किसको, z एक्सिस को। तो इसके साथ ये मैग्नीट्यूड था, x एक्सिस का था, हमने i लगाया, ये y एक्सिस का था, इसके साथ j लगाया, डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ax का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ay का स्क्वायर a साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो a वेक्टर इज इक्वल टू a cos i प्लस a साइन थीटा j डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। ठीक है, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a कोस थीटा i, a साइन थीटा j
डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कॉमन ले लिया ये हमने यहाँ से, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा यूनिट वेक्टर कितना आएगा, यूनिट वेक्टर होगा ए कोस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, अंडर द रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो ये डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ए आएगा। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस ए वेक्टर। इस ए वेक्टर का क्या आ गया, ये यूनिट वेक्टर आ गया। नोट करो जल्दी, ठीक है। साथ साथ बेटे एक चीज और नोट कर लो, इसके अंदर इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। डायरेक्शन के लिए हम बार बार यूज कर रहे हैं, क्या यूज करेंगे, टेंजेंट थीटा यूज करेंगे। तो फोर डायरेक्शन, फोर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए वी आर गोइंग टू यूज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये रहेगा, तो ए वाई बाई ए एक्स, ये क्या हो जाएगा, ए वाई बाई ए एक्स, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा, थीटा एंगल कैलकुलेट करना है, थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ये जो ए वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, हमने इसकी डायरेक्शन कितनी बताई है, टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, ठीक है। ये तो बेटे हमने बात की दो कंपोनेंट की, ठीक है। अगर तीन कंपोनेंट हो तो रिजोल्यूशन फॉर 3 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अगर 3 कंपोनेंट हो तो क्या बनेगा, रिजोल्यूशन फॉर 3 कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स को हम प्लेन भी कह सकते हैं। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन फॉर 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स के लिए हम क्या लिखेंगे, तो देखो भाई हमारे पास जो हमारा वेक्टर बनेगा वो वेक्टर कितना होगा, एक्स एक्सिस ए एक्स आई कैप, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज डायरेक्शन, और एक्स की डायरेक्शन किससे दी जाएगी, आई कैप से, प्लस ए वाई अलोंग जे, मीन्स दिस इज द मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस, और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को, प्लस ए एक्स ए वाई ए जेड, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस एंड के विल रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन। तो हम 3 कंपोनेंट्स को अगर लेकर चलते हैं, 2 कंपोनेंट में हमने किया था, 3 कंपोनेंट में अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ए एक्स इज मैग्नीट्यूड इन एक्स एक्सिस, ए वाई इज मैग्नीट्यूड इन वाई एक्सिस, ए जेड इज मैग्नीट्यूड इन जेड एक्सिस। आई डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, जे डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, और के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। और बेटी इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज मैग्नीट्यूड। तो हम यूनिट वेक्टर क्या बनेगा इसके अंदर, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए एक्स आई प्लस में ए वाई जे प्लस में ए जेड के डिवाइडेड बाई ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर, ठीक है भाई, कर लोगे, आया समझ में, ओके। नोट करो बेटे इसको एक बार, कर लिया नोट बेटे। अब इसके बाद एक डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी हुई, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन,
देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है भाई, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, और हमारा वेक्टर a जो है ये a वेक्टर है, x के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, x के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और y के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। ठीक है, x के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये भाई x मान लिया, ये हमने y मान लिया और ये z मान लिया। ये वेक्टर था, x के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ये y के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा, और z के साथ कितना एंगल बना रहा है, z के साथ ये कितना एंगल बना रहा है बेटे, गामा एंगल बना रहा है। समझ में आया? आप ये देखो, ये वेक्टर है, ये वेक्टर x के साथ ये एंगल हो गया, ठीक है, y के साथ ये वाला एंगल हो गया, और z के साथ ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब समझाने के लिए बता रहा हूँ, x वैसे तो ये x है तो ये y होगा और ये z होगा। ये वेक्टर ले लिया हमने, x के साथ ये एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, y के साथ ये वाला एंगल बन रहा है जहाँ पर मेरी सेंटर फिंगर है ये वाला, ठीक है, और z के साथ ये वाला एंगल बन रहा है। तो हमने इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, अल्फा बीटा और गामा से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन में बेटे हम क्या निकालेंगे, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू निकालते हैं। कोस अल्फा, कोस अल्फा, कोस कितना निकाल रहे हैं भाई, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेटे ये अल्फा है ये, तो और ये ए है, तो इधर क्या आएगा भाई, ये बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशनशिप बनानी है, कोस बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स, मैग्नीट्यूड इधर कितना आएगा, ए एक्स बाई ए, तो ए एक्स कितना आएगा, ए कोस अल्फा, ए एक्स कितना आएगा भाई यहाँ से, ए एक्स कोस अल्फा। ठीक है, अब कोस बीटा बनाना है हमें, कोस बीटा बनाना है, कोस बीटा, कोस बीटा अगेन बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस कौन सा हो जाएगा, अगर बीटा ये ले रहे हैं, ये एंगल ले रहे हैं, तो ये बेस होगा, देखो ये तो हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बीटा के सामने वाला, तो ये बेस बनेगा, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा ए वाई बाई ए, तो ए वाई इज इक्वल टू ए कोस बीटा। ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड हमें निकालना है ए जेड मीन्स कोस गामा, कोस गामा अगेन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कोस गामा बेस, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग जेड एक्सिस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज वेक्टर ए, तो ए जेड कितना हो जाएगा भाई, ए कोस गामा। ये जो है ए एक्स, ए वाई और ए जेड, दे आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमारा टॉपिक रहेगा जीरो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, जीरो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। जीरो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर में क्या होता है बेटे, अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर n वेक्टर्स हैं, अगर हम उन सभी को सेम ऑर्डर में ले लें, अगर हम उन्हीं को उन सभी को किस में ले लें, सेम ऑर्डर में ले लें, जैसे हमारे पास एक वेक्टर ये a था, ये वैसे ये जैसे पॉलीगन ला है, एक वेक्टर a था, यहाँ देखो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है, ये वेक्टर d है, ये वेक्टर e है। ठीक है, तो जीरो रिजल्टेंट क्या कहता है बेटे, जीरो रिजल्टेंट ये कहता है इफ n वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट एट सेम टाइम एंड टेकन इन द सेम ऑर्डर देन रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू जीरो।
n वेक्टर हैं, इफ n वेक्टर्स acting on a point at a time and they are acting in same direction, वो किसके अंदर? they are taken in same order, sorry, they are taken in same order, then their resultant will be जीरो। उनका रिजल्टेंट कितना होगा भाई? जीरो होगा। जीरो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है? अगर n वेक्टर्स हैं और एक पॉइंट के ऊपर लगे हुए हैं, ऑन ए पॉइंट एट ए टाइम, एक ही टाइम के ऊपर हैं, दे आर टेकन इन सेम ऑर्डर, वो किस में लिए जाएंगे? सेम ऑर्डर में लिए जाएंगे, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा? जीरो रिजल्टेंट आएगा भाई, जीरो रिजल्टेंट आएगा। देखो कैसे होता है जीरो रिजल्टेंट, ये देखो बेटे, हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? इसको उठा के यहाँ पर उतार दिया, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, बी को हमने यहाँ से उठाकर यहाँ लगा सकते हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर को लिया, ये हमारा वेक्टर सी आ गया, फिर डी वेक्टर को लिया, ये यहाँ से ऐसे उतार दिया, और ये क्या हो जाएगा बेटे? ई वेक्टर हो जाएगा। देखो ए बी सी डी ई, ये सेम ऑर्डर में आए या नहीं आए? ए बी की टेल ए के हेड के साथ ऑर्डर सेम, सी की टेल बी के हेड के साथ ऑर्डर सेम, डी की टेल सी के हेड के साथ ऑर्डर सेम, ई की टेल डी के हेड के साथ सेम ऑर्डर, ए की टेल ई के हेड के साथ सेम ऑर्डर। तो इस टाइम पे जो रिजल्टेंट होता है, दैट रिजल्टेंट इज नोन एज, दैट रिजल्टेंट विल बी, वो रिजल्टेंट कितना आएगा भाई? जीरो रिजल्टेंट आएगा। दैट रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसी को भाई हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझो भाई प्रैक्टिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं इधर भी खींच रहा हूँ इसको, राइट हैंड साइड में आपके भी रिस्पेक्ट बता रहा हूँ, मैं आपके राइट हैंड साइड में भी खींच रहा हूँ और इसको लेफ्ट हैंड साइड में भी खींच रहा हूँ। ना तो ये राइट में जा रहा और ना ये लेफ्ट में जा रहा, फोर्स लग रहा है बट ये किधर भी नहीं जा रहा, ठीक है। ये जो फोर्स है, ये कंडीशन जो आ गई कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो तीन फोर्स लगे हुए हैं फिर भी वो मूव नहीं कर रहा, उसको क्या कहते हैं हम? इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसको क्या कहेंगे भाई? हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। तो जीरो रिजल्टेंट क्या होगा कि एक पॉइंट के ऊपर एक टाइम पर n वेक्टर लगे हुए हैं और उन n वेक्टर को अगर हमने सेम ऑर्डर में ले लिया तो देयर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू जीरो। उनका रिजल्टेंट कितना होने वाला है? जीरो होने वाला है। कर लिया नोट? ओके। अब हम पढ़ेंगे लेमीज थ्योरम, इसी के ऊपर बेस्ड है लेमीज थ्योरम। बेटा पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फिर उसको ध्यान से समझना। लेमीज थ्योरम, लेमीज थ्योरम क्या होता है? बेटे लेमीज थ्योरम क्या होगा? इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है मीन्स उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना है बेटे? जीरो है। अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है देन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, force acting on the body is proportional to, force acting on the body is proportional to sine of the angle between two other forces। किसके प्रोपोर्शनल होगी भाई?
साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस। देखो बेटे क्या है, फोर्स ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इधर फोर्स लग रहा है F1, इधर कितना फोर्स लग रहा है भाई, F1 फोर्स लग रहा है। ये इधर कितना फोर्स लग रहा है, F2, और ये कितना फोर्स लग रहा है, F3। तो F1 जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू एंगल्स, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। जो दूसरे दो फोर्स हैं उनके बीच में एंगल कितना मान लिया हमने, अल्फा एंगल मान लिया। यहाँ पर इन दोनों के बीच में फोर्स कितना, बीटा। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना मान लिया हमने, गामा मान लिया। ठीक है, तो F1 एंगल बिटवीन F2 एंड F3, F2 और F3 के बीच में कितना एंगल है भाई, अल्फा। एंगल बिटवीन F1 एंड F3, F1 और F3 के बीच में कितना एंगल है, बीटा। एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज गामा। F1 और F2 के बीच में कितना एंगल है, गामा। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर क्या है कि जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो फोर्स फर्स्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। इसको छोड़ देंगे और इन दोनों के बीच वाला एंगल लेंगे, ये क्या हो जाएगा, F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। F2 देखो, ये F2 है, ये छोड़ देंगे, F2 और F3 के बीच में एंगल, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइन बीटा के इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और F3 किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई, F3 किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन गामा के होगा। यही हमारी लेमी थ्योरम कह रही है ना, कि अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मींस इसके ऊपर तीन फोर्स लगे, ये F1, F2 और F3, फिर भी ये मूव नहीं कर रही, अपनी जगह पर है। अगर फिर भी ये मूव नहीं कर रही तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस। किसके प्रोपोर्शनल होगी, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, उनके साइन के एंगल लेना हमें पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो बेटे इसको मैं यहाँ रिमूव कर रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ली, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए के कांस्टेंट लगा दिया, ये क्या हो गया, साइन अल्फा। F1 बाई साइन अल्फा इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इक्वल टू के। ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई, फोर्थ। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से देखो, F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, के कांस्टेंट, के साइन बीटा, तो F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू के। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, फिफ्थ। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन से मैं उसको मिटा रहा हूं भाई। ठीक है, ये देखो थर्ड F3 किसके इक्वल था, F3 साइन अल्फा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, तो F3 इज इक्वल टू के साइन अल्फा। तो F3 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू के। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 6 हो गई। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो अब इन फ्रॉम इक्वेशन नंबर
फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ के इक्वल है तीनों, ये भी के इक्वल, ये भी के इक्वल और ये भी के इक्वल। तो अगर ये के इक्वल है, ये भी के इक्वल है, तो ये भी के इक्वल है। तो F1 sin अल्फा तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4th, 5th एंड 6th, 5th, 6th, 4th, 5th, 6th के अंदर हमारी जो राइट हैंड साइड है तीनों में वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो ये क्या हो जाएगा, F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। दिस इज लेमीज थ्योरम। ये क्या हो जाएगी, हमारी लेमीज थ्योरम हो जाएगी। बेटे इसको ध्यान से करो, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में, न्यूमेरिकल्स जरूर ट्राई करना बेटे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स है लेमीज थ्योरम के ऊपर। न्यूमेरिकल कौन से हैं, अगर आपको नहीं मिले तो मैं बता देता हूं। ये देखो, एक रस्सी है, हमने यहाँ पर वेट लटका दिया। पहले तो ये ऐसे बंधी हुई थी, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पर कुछ वेट इसके ऊपर टाई किया, बांध दिया, तो ये ऐसी शेप हो जाएगी। लेट नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, मास इनटू ग्रेविटी लगेगा, mg लगेगा। इधर इस रस्सी में टेंशन बनेगी, इधर रस्सी में टेंशन बनेगी। T1 और T2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। सपोज ये एंगल दे दिया 50 डिग्री, ये एंगल दे दिया 60 डिग्री। इस तरह से वैल्यूज आपको दी हुई मिलेंगी। आपको T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटे ऐसे न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में हैं, उनको जरूर सोल्व करो। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम क्या है, F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। ठीक है बेटे, अपने न्यूमेरिकल जरूर करना। थैंक यू।